हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि जो एसएससी जीडी है उसके पीवाईक्यू के रूप में सारे क्वेश्चनों को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि आपके इस प्लेटफॉर्म में सारे सब्जेक्ट के टीचर आपके सामने उपलब्ध हैं और बेहतर एक तैयारी आपके लिए कराई जा रही है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो और चाहे जीके जीएस हो और आप हिंदी हो। सभी की वीडियो आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़िएगा। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो जीके जीएस का पार्ट होगा। और कौन सा होगा तो 12 जनवरी 2023 का ये शिफ्ट होगा। और कौन सा फर्स्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, कौन सा होगा फर्स्ट शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से डैश डैश तक होता है। ठीक है, कब तक? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन सा, 5 वर्ष। अब देखो थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किससे लेकर, जो आपका लोकसभा है उससे थोड़ी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या होती है, जो केंद्र में जो कानून बनता है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अब संसद में क्या होता है कि आपके दो ये भाग होते हैं। एक होती है कौन सी? लोकसभा, जिसे आप निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या फिर इसे हम लोग अस्थायी सदन भी कहते हैं, लोकसभा। दूसरी कौन सी होगी आपकी? होगी राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद कहते हैं, राज्यसभा। अब देखिए जो संसद का उल्लेख है, जैसे हम लोगों ने आर्टिकल पूछता है ना कि किस आर्टिकल में किसका उल्लेख है, तो हमने एक क्या बनाया है, एक क्या है, जैसे हमने लिखा है क्या, सरल। ठीक है, क्या लिखा है? सरल। तो नंबर क्या याद रखेंगे? 79, 80 और 81। इसका मतलब क्या है? स से क्या हो गया? संसद, यानी संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो बताएंगे 79 में। र से क्या हो गया? राज्यसभा, इसका उल्लेख किस में है, तो बताएंगे 80 में है। और लोकसभा किस में है? 81 में। ठीक है, तो इनको आप बताना है कि कौन का कहाँ उल्लेख है। ठीक है, तो संसद का कहाँ हो जाएगा आपका, तो बताएंगे ये 79 में हो जाएगा। लोकसभा का कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 81 में। और राज्यसभा कहाँ हो जाएगा? 80 में। तो ये किस अनुच्छेद में, कहाँ पे? ठीक है, अब देखिए जो लोकसभा है, थोड़ा जानेंगे कि लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा का जो प्रथम गठन हुआ था ये आपसे पूछता है। तो इसका जो गठन किया गया था, प्रथम गठन, ये कब किया गया था, तो हम बताएंगे 17 अप्रैल। ठीक है, कब? 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, ये गठन किया गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछता है आपसे, किसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हम किसे बताएंगे? बताएंगे जो आपके जी.वी. मालवणकर हैं, ये थे, जी.वी. मालवणकर। ठीक है, कौन थे? जी.वी. मालवणकर। और ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कि इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, कि इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उपाध्यक्ष, तो बताएंगे अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, आयंगर, ये इसके कहते हैं पहले उपाध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोकसभा सवाल एक सवाल और भी बन सकता है, पूछे जाएगा आपसे एक सवाल ये कि लोकसभा का कार्यकाल किस संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, तो वो कौन था, तो आपका था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976 में क्या कर दिया गया था, लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर से क्या किया गया कि जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 के माध्यम से क्या किया गया, फिर से इसको घटाकर क्या कर दिया गया, फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वर्तमान में यहाँ पर जो सीट है वो है कितनी, तो 550। ठीक है, टोटल कितनी है? 550। इस 550 में से आप देखेंगे तो 530 और 20 का रेशियो है। क्या रेशियो इसका?
मतलब 530 और 20 क्या है, यानी कि 530 तो कहाँ से आएंगे, राज्यों से आएंगे, और 20 कहाँ से आएंगे, तो वो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। ठीक है, राज्यसभा के बारे में ध्यान रखना कि राज्यसभा को हम लोग कहते हैं राज्यों की परिषद। इसे क्या कहते हैं, राज्यों की क्या बोलेंगे, परिषद कहते हैं। ठीक है, राज्यों की परिषद कहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, अगर ये पूछता है तो आपको क्या बताना है, तो बताना है कि भाई जो पहले हमारे क्या थे, उपराष्ट्रपति होंगे, वही तो होंगे। तो वो कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपरूप ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति वो बन जाता है। ठीक है, वो बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का वो कौन सा व्यक्ति है, राज्यसभा का वो कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है लेकिन फिर भी उसकी बैठकों में भाग लेता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सभापति। ठीक है, सभापति हो जाएगा। और थोड़ी सी अगर हम और बात कर लेंगे, देखिएगा अभी जो चुनाव हुआ है, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है आपका, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो 18वीं लोकसभा है इसमें प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, तो बताएंगे ये बनाया गया था किसे, तो भर्तृहरि मेहताब को, भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था। और जबकि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो वही हैं जो पुराने 17वीं के थे, है नी, ओम बिरला, ओम बिरला। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो सदस्य ऑलरेडी होता है लोकसभा का, इसलिए वो नहीं लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, विनायक राउत, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, उद्धव ठाकरे। तो सही आंसर क्या है आपका, वो है संजय राउत। देखिए शिवसेना क्या एक राजनीतिक दल है, शिवसेना क्या है, तो शिवसेना एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक क्या है, दल है। कहाँ का दल है, तो बताएंगे ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का है। शिवसेना का गठन किसने किया था, तो 1966 में जो बाल ठाकरे हैं इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बाल ठाकरे द्वारा किया गया था शिवसेना का गठन। ठीक है, शिवसेना का गठन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है कि स्टार्टअप इंडिया को डैश डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, किसके अंतर्गत, मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिताशील मंत्रालय। तो देखो स्टार्टअप इंडिया को जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था किससे, तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। वैसे वर्तमान में देखा जाए 2024 की ये बात है, तो 2024 में इस समय यानी 18वीं लोकसभा में इसके मंत्री कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल इसके क्या है, मंत्री हैं इस मंत्रालय के। ठीक है, वैसे रेल मंत्री भी हैं साथ साथ में ये। अब सवाल आता है कि जो आपका स्टार्टअप इंडिया है इसकी शुरुआत कब होती है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब होती है, तो बताएंगे 15 अगस्त 2015 से ये है स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बस इतना सा है कि भारत में जो भी स्टार्टअप लगे उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, उसको क्या करना, बढ़ावा देना है, ताकि वो भारत में कहीं ना कहीं जो औद्योगिक क्षेत्र है या उद्योग है उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्ति कर ले। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ, 15 अगस्त 2015 को। अच्छा, ऐसे ही आप देखेंगे कई सारे ऐसे हमारे क्या हैं प्रोग्राम हैं जो कहीं ना कहीं शुरू किए गए हैं, आपसे पूछ भी लिया जाता है कि कब कौन शुरू किया गया था, तो उसके संदर्भ में आपको भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है सवाल कि देखिए एक योजना है आपका कौन सा, बेटी
बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये भी तो योजना एक है। तो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 22 जनवरी 2015 से, ठीक है। हालांकि हरियाणा शुरू किया गया था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो हरियाणा से। हरियाणा से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हो गई थी, ठीक है। एक हो गया। दूसरा देखिएगा, अगर आता है कि पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगर पूछता है तो बताना इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 से, ठीक है। और कहाँ से? तो ये यूपी के जिला बलिया से, यूपी के बलिया से। हालांकि पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 भी शुरू हुआ है, वो महोबा से शुरू हुआ, ठीक है। वो कहाँ से हुआ था? वो महोबा से शुरू हुआ था। इसके अलावा और देखिए और भी योजनाएं हैं, जिसे कहा जाए प्रधानमंत्री पीएम ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना ये कब शुरू हुआ है? तो बताना ये 25 दिसंबर सन 2000 को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर हालांकि इसको शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक है आपका, एक आप देखेंगे जनधन योजना के बारे में हम सुना होगा। जन धन योजना, इसकी शुरुआत हालांकि हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी क्या था? वित्तीय समावेशन योजना थी। क्या थी? विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन है? तो जनधन योजना है। 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? ये लॉन्च हुआ था, यानी इसे शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे एक आपने पढ़ा होगा, ये तो स्टार्टअप इंडिया हो गया ना। एक है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। एक आता है क्या? मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ये हालांकि शुरुआत है 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, ठीक है। मेक इन इंडिया, ठीक हो। तो ये आपको सबको क्या रखना है? ध्यान रखना कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है। वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नाम अभी बदला जा चुका है वो हो गया है बदलाव योजना, ठीक है। बदलाव योजना नाम कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला है अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। किया गया था सावित्री जिंदल, नवजीत कौर बड़ार, नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, अपेक्षा फर्नांडिस। तो इसमें सही आंसर है वो है नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, ठीक है। अब इससे एक आपको सवाल ये रखना है कि जो आपका CSIR है, ठीक है, CSIR है, तो इसकी स्थापना होगी कब? 1942 में। कब होगी? 1942 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वह न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। यहाँ पे इसका क्या क्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि ये महानिदेशक थी। क्या थी? महानिदेशक थी। अध्यक्ष कौन है होता है? तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष बनेगा, CSIR का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखिएगा सवाल कभी आ जाए कि एक संस्था कौन सी है? सेबी। कौन सी है? सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो सेबी है इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना होगी कब? तो अप्रैल 1988 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वह है मुंबई में। कहाँ पे है मुख्यालय? मुंबई में है। तो सेबी की भी ध्यान रखने का कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अध्यक्षा उनका नाम क्या है? माधवी पुरी बुच। यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी
बुच हैं, ठीक है। और सेवी को ध्यान रखना कि जबकि सेवी का जो एक्ट आया था, ये एक वैधानिक निकाय है, इसका जो एक्ट आया था वो आया था आपका कब, तो 30 जनवरी, या केवल हाँ जनवरी लिख लो, 30 जनवरी 1992 के तहत इसको शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यानी ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि संसद में कानून बनाकर इसे लाया गया है, ठीक है। तो सेवी को ध्यान रखना है कि सेवी की भी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो माधवीपुरी बुच बनी थी। कौन, माधवीपुरी बुच बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लू किस ऋतु की विशेषता है, ग्रीष्म, पतझड़, वसंत, शीत ऋतु, तो बताइए किसका है, तो हम बताएंगे कि ये है किसका, तो ग्रीष्म ऋतु का है, ठीक है। लू, देखिए जो लू है ये क्या है, तो कहेंगे कि ये गर्म एवं शुष्क क्या है, हवा है, ठीक है। हवा जो बहुत तेजी के साथ ये चलती है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ ये चलती है, पीड़ादायक कौन होती है एक प्रकार की। तो लोग कहाँ चलती है, तो कहेंगे कि हमारे भारत में कहाँ, यानी उत्तर भारत में और पश्चिमी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में ये हवा चलती है, ठीक है, लो। अब देखो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हवाएं हैं जो कहीं ना कहीं चलती हैं, तो केवल नाम पूछ लेगा कि कौन सी हवा कहाँ चलती है। देखिए अगर आता है कि नार्वेस्टर, ठीक है, एक नार्वेस्टर क्या है, हवा है, पवन है, ये कहाँ चलती है, तो बताएंगे ये चलती है न्यूजीलैंड, कहाँ पे, न्यूजीलैंड। एक है ब्रिक फिल्डर, ठीक है, एक कौन सी है, तो ब्रिक फिल्डर, ये हवा कहाँ चलती है, तो बताएंगे कि ये हवा चलती है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे चलती है, ऑस्ट्रेलिया में। एक हवा कौन सी है आपकी, चिनूक, कौन सी है, चिनूक, ये कहाँ चलती है, तो बताएंगे ये चलती है उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वत पर, रॉकी पर्वत पर ये चलती है, ठीक है, रॉकी पर्वत पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आप और बात करें, हरमट्टम, हरमट्टम एक हवा है, ये चलती है सहारा रेगिस्तान में, ठीक है, सहारा रेगिस्तान यानी अफ्रीका महाद्वीप में ये हवा चलती है, ठीक है, ये चलती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ हवाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत में देखेंगे काल बैसाखी एक हवा है, ठीक है, काल बैसाखी है जो कहाँ चलती है, ये चलती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक है फूलों वाली बौछार जो कर्नाटक में ये हवाएं चलती है, लेकिन ये वर्षा युक्त है, ठीक है, वर्षा भी कराती है। और उसके अलावा आपने देखा होगा एक फूलों वाली बौछार हो गया, और एक होगा आम्र वर्षा जो केरल में चलती है, ये भी वर्षा ही कराती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। वैसे सही आंसर क्या है, तो बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। जब दोनों की क्रिया कराएंगे तो बेरियम क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है, राहुल द्रविड़, ज्वागल श्रीनाथ, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर। तो हमें तो पता है कि साइना नेहवाल का संबंध इससे नहीं है, ठीक है ना। देखो साइना नेहवाल जो है ये क्या खेलती हैं, तो ये तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर साइना नेहवाल की अगर बात की जाए तो साइना नेहवाल 2015 में, अगर मैं बात करूँ 2015 में ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी थी, किसमें, बैडमिंटन में, ठीक है, महिला खिलाड़ियों में ये इनका रैंक था उस समय 2015 में। उसके अलावा साइना नेहवाल की अगर बात करें तो ये लंदन ओलंपिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या, लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने क्या जीता था,
कांस्य पदक जीता था, ठीक है, कांस्य पदक जीता था, ठीक। बाकी अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, ये उनका अवार्ड मिल चुका है साइना नेहवाल को, ठीक है। वैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनको ध्यान रखना, इनको 2014 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है, भारत रत्न इनको मिल चुका है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। तो साइना नेहवाल को आपको ध्यान रखना है। चलो, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की, प्रशंसा में रचना की है? कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय, मंगलेश फर्स्ट, विक्रमादित्य चतुर्थ। तो ये सही आंसर क्या है, पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। ये अब देखेंगे तो ये चालुक्य वंश के क्या थे, शासक थे, यानी कि बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, चालुक्य वंश के ये क्या थे, शासक थे, ठीक है, ये क्या थे, शासक थे। अब देखो पुलकेशन द्वितीय से एक सवाल ये बनता है कि पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया था, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, कब, तो लगभग 600 ईस्वी के आसपास में, ठीक है, हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। ये सवाल आता है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि पुलकेशन द्वितीय को, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय को एक पल्लव वंश के शासक हैं, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने हराया, ठीक है, हराया था, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हो कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया और पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, ठीक है ना, हराया, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहां पे आप देखेंगे पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो वो है रवि कीर्ति, ठीक है ना, रवि कीर्ति। हालांकि कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है ये बादामी के चालुक्य के अंतिम शासक थे, क्या थे, अंतिम शासक ये थे, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी सम्मान रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये किसे मिला है भाई, बताओ। शोभना नारायण, जिया मोहुद्दीन डागर, एन राजन, महबूब शुभानी। तो ये मिला है किसे, तो शोभना नारायण को, ठीक है ना। शोभना नारायण का संबंध ध्यान रखना, इनका संबंध है किससे, कथक से। किससे है, कथक की ये क्या है, नृत्यांगना है, ठीक है ना, किसकी है, कथक की नृत्यांगना है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखो प्राथमिक क्षेत्र से कह रहा है संबंधित नहीं है, आपको विशेष रूप से ये क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो वानिकी, मत्स्य पालन, बैंकिंग सेवाएं, डेयरी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, देखो बैंकिंग सेवाएं, ठीक है। देखो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, और तीनों को आपको ध्यान रखना कि तीनों में क्या क्या भाई आते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं क्या, प्राथमिक क्षेत्र, भाई क्या कहते हैं, एक होता है कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, एक है आपका द्वितीयक, और एक कौन सा आपका तृतीयक। कौन सा है, तृतीयक, ठीक है। तो देखो कौन सी अर्थव्यवस्था किस में आती है, देखो जब भी बात करेंगे आप किसकी, कृषि की, तो कृषि किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। जब बात करेंगे आप पशुपालन की, पशुपालन की, ये भी इसी में आ जाएगा। आप बात करेंगे मत्स्य पालन की, मत्स्य पालन की। आप बात करेंगे खनन की, ठीक है,
खनन मतलब ये हो गया जो कच्चे माल का कह सकते हैं उत्पादन किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, खनन। तो ये सब प्राथमिक स्रोत हो गए, ठीक है। अब द्वितीयक स्रोत में क्या आते हैं, जैसे इसे बात करें तो भवन निर्माण, जैसे भवन निर्माण, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। फिर है विनिर्माण, विनिर्माण कौन आ जाएगा, विनिर्माण, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोटिव, ठीक है ना, ये आ जाएंगे। तृतीयक वाले में देखिएगा इसमें सारी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज जितनी है ना वो तृतीयक वाले में आएंगे, सर्विसेज, ठीक है। जैसे देखो आपका बीमा, ठीक है, इसके अलावा परिवहन, इसके अलावा आप देखेंगे तो कह सकते हैं इसमें संचार, ठीक है, संचार, इसके अलावा आपका शिक्षा, बीमा, परिवहन, संचार हो गया, शिक्षा हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें बैंकिंग, इसके अलावा व्यापार यानी कि ट्रेड, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब तृतीयक वाले में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, असम का, महाराष्ट्र का या उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या आपका होगा, ये हो जाएगा असम का। कहाँ हो जाएगा, असम का हो जाएगा। देखिए जो सत्रिया की बात करते हैं ना, सत्रिया, ठीक है, सत्रिया, तो सत्रिया ध्यान रखिएगा कि ये भारत का 8वां व नवीनतम क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था, तो बताएंगे 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000। कौन देगा, तो संगीत नाट्य अकादमी देगी, जो संसद मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। तो सत्रिया के विकास, मान लें इसके विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, किसके प्रयासों से का विकास हुआ, तो बताएंगे वो है शंकर देव। तो शंकर देव कहाँ से संबंध रखते हैं, असम से रखते हैं। बाकी उसके अलावा देखेंगे कि असम से ही थोड़ी और हम बात कर लें तो असम में एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, बोडो जनजाति, ठीक है, बोडो जनजाति, ठीक है। तो ये बोडो जनजाति एक डांस या नृत्य करती है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, सॉरी हाँ, बगुरुम्बा, ठीक है, बगुरुम्बा ये नृत्य ये जनजाति करती है, इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। तमिलनाडु को पता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, वो है कौन सा, भरतनाट्यम, और ये भारत का सबसे प्राचीन क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या है, कथक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक लोक नृत्य है, कौन सा, तमाशा, और दूसरा कौन सा है, लावड़ी, ठीक है। और एक आप देखेंगे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में वर्ली, क्या आपका चित्रकला यहीं का फेमस है, या वर्ली डांस की बात कर लें भी यही का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश डैश कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है, स्त्रीकरण, निर्माण, आरंभ या कस्टमाइजेशन। तो ये है क्या है, स्त्रीकरण, ठीक है ना, क्या है, स्त्रीकरण, आपको ध्यान रखना। चलिए अगर देखिए किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा भी है और लिखित भी है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या नीदरलैंड, ठीक है। तो लिखित भी है और सबसे लंबा भी है, ठीक है। तो भारत का क्या है, भारत का है ना संविधान, तो भारत के संविधान का नाम क्या है, उसका नाम है भारत का संविधान, यही नाम ही है, ठीक है, यही नाम ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि लिखित सबसे छोटा संविधान किस देश का है, लिखित सबसे छोटा
संविधान किस देश का है? तो बताएगा वो देश है मोनाको। ठीक है, कौन सा है? मोनाको। ठीक है, अमेरिका क्या कह सकते हैं कि प्रथम लिखित संविधान है, यानी कि लिखा गया सबसे पुराना संविधान किस देश का लिखित? तो ये था कि कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? कश्मीर, बंगाल, संयुक्त प्रांत या बरार? तो सही आंसर क्या होगा आपका? वो है कौन सा? बंगाल। देखो जो स्वदेशी आंदोलन है ये कब शुरू किया गया? इसको शुरू किया था कब? 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई। ठीक है ना, क्योंकि बंगाल का विभाजन होना था, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन चला था। कहाँ पे? कोलकाता में चला था। ठीक है, और इससे सबसे अधिक प्रभावित कौन सा था? बंगाल, क्योंकि बंगाल में हुआ ही था इसलिए। अगले देखिएगा, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? भाई कौन सा ऐसा कारण है जिससे दूसरे देश सामान जब भारत में आता है तो महंगा हो जाता है? ठीक है, पसंदानुसार निर्मित माल, प्रकृति में दुर्बलता, उच्च गुणवत्ता या प्रशुल्कों? प्रशुल्कों का मतलब होता है ये टैरिफ होता है, टैक्स, एक सा का टैरिफ यानी शुल्क। तो जाहिर सी बात है जब शुल्क बढ़ा दिया जाएगा सामान क्या हो जाएगा? अपने आप महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, इसी वजह से महंगा हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सागा दावा। ठीक है, सागा दावा पता है ना कहाँ पे? तो ये है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, तो सागा दावा ये ध्यान रखेंगे कि ये कब मनाया जाता है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा पे मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। अब बुद्ध पूर्णिमा कब पड़ता है? तो ये है भाई बैसाख का महीना। बैसाख का महीना मतलब बात करें तो मई का महीना, हमारे इंग्लिश में देखा है तो मई का हो जाएगा। ठीक है, बैसाख मतलब मई। ठीक है, ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, और बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं तो ये क्या है? जयंती है। ठीक है ना, ये क्या है? जयंती है। और इसके अलावा देखिएगा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व होता है बौद्ध धर्म में। क्यों? क्योंकि बुद्ध की अगर बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुद्ध से संबंधित बहुत सारी घटनाएं, चाहे उनका जन्म हो, चाहे ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति, या प्रथम उपदेश की बात की जाए, या इनके महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी, वो सारा का सारा बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था, यानी पूर्णिमा माह में हुई थी इसकी वजह से। ठीक है, पूर्णिमा मतलब बैसाख वाले में, इसीलिए बनाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04, 65.27, 69.90% या 88.23%। तो सही आंसर क्या है इसका? ये है इतना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता कितना है? भारत में साक्षरता इतना है, लेकिन अगर बात करते हैं कि पुरुषों में कितना है, तो पुरुषों में ये है लगभग 82%। अब भारत में महिला कितना साक्षर है? तो ये लगभग है कितना? 65%। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो बताएंगे केरल की, लगभग 92%। फिर कौन आएगा? फिर आएगा आपका लक्षद्वीप, लेकिन ये यूटी है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? मिजोरम। ठीक है, तो राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में, फिर कहाँ है? मिजोरम में। और यूटी में सबसे अधिक कहाँ है? तो वह है लक्षद्वीप में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में। अगला, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? तो भैया बोरा किससे बनता है? चटाई किससे बनता है? रस्सी किससे बनती है? ताड़, नारियल, केला या जूट? भाई हम सभी को पता है ये बनता है किससे? जूट से। किससे बनता है? जूट के तो बनते हैं, बोरे बन गए, ठीक है, चटाइयाँ बन गई या अन्य प्रकार की चीज़ें बनती। तो अगर भारत में देखा जाए कि भारत में सबसे अधिक, ठीक है, शीर्ष उत्पादक, ठीक है, राज्य कौन से है जूट के मामले में? ठीक है, तो पहला है कौन सा? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। फिर आप देखेंगे बिहार,
बिहार के बाद देखेंगे कौन सा है, असम। कौन सा है, असम। वैसे भारत भी जूट का निर्माण जूट का उत्पादन खूब करता है, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल करता है, और जूट से बने उत्पाद भी भारत बहुत ज़्यादा बनाता है, उसका निर्यात भी दूसरे देशों में करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ी के 29 अंक हैं तो उनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा, ठीक है। भाई दोनों के 29 हैं तो भाई एक का ज़्यादा होगा तभी तो जीतेगा वो, तो कौन सा होगा, मैच ड्रा हो जाएगा। 31वां अंक, 32वां अंक या 30वां अंक, ठीक है। तो जब 30वां अंक उसे मिल जाएगा तो वो क्या होगा, जीत जाएगा। तो खेल जीतेगा लिखा है ना, तो 30 हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। अगला है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3 या 6, ठीक है। तो बताओ भाई कितना देना चाहिए किशोरों को, ठीक है। तो इसमें देना चाहिए कितना, 3, ठीक है। कितना देना चाहिए, 3, ठीक है। तो आज के आपके क्या थे, ये टोटल 20 क्वेश्चन जो SSC GD में पिछले साल आए हुए क्वेश्चन थे, और इसी आधार पे आपको अपनी तैयारी बेहतर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।